पिछले सेशन में हमने 1881, 1883 इल्बर्ट बिल तक मैंने डिस्कस किया था कि इल्बर्ट बिल में कुछ ऐसी सर्कमस्टेंसेस आई कि जिसके कारण से लॉर्ड रिपन को वापस बुला लिया गया और लॉर्ड रिपन को वापस बुलाने के बाद यहां पर लॉर्ड डफरिन को भेजा गया था। 84 के लगभग लॉर्ड डफरिन यहां पहुंचते हैं और वो एओ ह्यूम को जो है प्रमोट करते हैं कि एक इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन बनाइए कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के तौर पर एओ ह्यूम के द्वारा उसको बनाया गया था और उसकी स्थापना कांग्रेस की 28 दिसंबर 1885 को होती है और उसके बाद से लेकर के आगे सारा का सारा फेज जो है वो कांग्रेस के अंतर्गत ही चलता है इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल का। तो वो सारी चीजें आगे के पार्ट में है। लेकिन जिस तरह से हमने बताया था कि 1883 में इल्बर्ट बिल का प्रोविजन हुआ, इल्बर्ट बिल में विरोध हुआ, व्हाइट म्यूटिनी के नाम से वहां पर विरोध हुआ रिपन जी का और रिपन को वापस बुलाया गया। इंटेलेक्चुअल क्लास को यह समझ में आ गया कि ब्रिटिशर्स हो चाहे फिर वो ईस्ट इंडिया कंपनी हो, ये सभी एक ही जैसे हैं, इनमें कोई ज्यादा जो है अंतर नहीं है। ये इंडिया के लोगों के बारे में इनकी विचारधारा में कोई ज्यादा अंतर है नहीं। वो हमारे बारे में उस तरह के अधिकार जो होने चाहिए जो है वो नहीं होंगे। कांग्रेस की स्थापना के पहले की थोड़ी सी घटनाक्रम पर बात करें तो 1883 में नेशनल कॉन्फ्रेंस की एक मीटिंग होनी थी कलकत्ता में। उसी कलकत्ता में ही यह विचार किया गया था कि एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाए जो सभी लोगों को रिप्रेजेंट करे, क्योंकि उसके पहले जितने भी थे छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशंस थे, अपने अपने लेवल पर थे। जो चाहे वो सर सैयद अहमद खां अपने लेवल पर काम कर रहे थे या फिर दिनसा बाचा जी कर रहे थे या फिर जो है दादा भाई नेहरूजी थे या एसएन बनर्जी नेशनल कॉन्फ्रेंस के तौर पर जो कर रहे थे, ये हर साल दूसरी साल जो है उसका एनुअल मीटिंग हुआ करती थी, कलकत्ता में होती थी। जो एसएन बनर्जी काफी जो है प्रोग्रेसिव विचारधारा के थे जो है, और एसएन बनर्जी उस समय ज्यादा जो है प्लेटफॉर्म पर, ये नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल में देखें तो उस समय एसएन बनर्जी की भूमिका काफी एक्टिव थी जो है। इसलिए एओ ह्यूम ने एसएन बनर्जी को इसके लिए जो है कहा और एसएन बनर्जी और एओ ह्यूम के द्वारा मिल करके जो है इस तरह के एक ऑर्गेनाइजेशन बनाने के लिए मसौदा तैयार किया गया और ये डिसाइड हुआ कि अगला जब होगा 2 साल बाद जो है तब तक उसको देखेंगे। इसीलिए प्रोविजन भी यही हुआ था कि 1885 में बॉम्बे में इसको इस्टेब्लिश करना था। गोकुलदास संस्कृत स्कूल था जो है, वहीं पर इसकी जो है कॉलेज में जो है इसकी स्थापना होनी थी, वहीं पर एक मीटिंग रखी गई थी जो है। उस मीटिंग में चेयरपर्सन जो पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो बनना था वो एसएन बनर्जी जी को ही बनना था। लेकिन दिक्कत यह हुई कि हर दूसरे साल नेशनल कॉन्फ्रेंस की मीटिंग होती थी जो 83 में हुई थी। 83 के बाद जो है दूसरी मीटिंग 85 में कलकत्ता में होनी थी, तो एसएन बनर्जी चले गए थे कलकत्ता और उनके कलकत्ता चले जाने से यहां पर एक अलग जो है चेयरपर्सन बनाने की कोशिश की गई कि किसको बनाया जाए, और उसमें पहला चेयरपर्सन जो है डब्ल्यूसी बनर्जी को बनाया गया, व्योमेश चंद्र बनर्जी। व्योमेश चंद्र बनर्जी को जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस का चेयरमैन बनाया गया फर्स्ट। इसीलिए पूछा जाता है कि पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था, तो वो डब्ल्यूसी बनर्जी थे। लेकिन मैंने कल बताया था कि पिछली क्लास में मैंने बताया था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी अभी भी कौन थे। इसकी स्थापना के साथ साथ इसके जनरल सेक्रेटरी एओ ह्यूम को बनाया गया था। एओ ह्यूम एक अंग्रेज थे और एओ ह्यूम को बनाए रखना कांग्रेस की भी एक जरूरत थी, क्योंकि वो चाहते थे कि कोई ब्रिटिशर इस तरह से जुड़ा रहेगा तो डेफिनेटली जो है ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट में जो है सरकार इतने जल्दी जो है कोई अगेंस्ट में स्टेप नहीं उठाएगी। यह रीजन भी कहा जा सकता है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस ने एओ ह्यूम को अपना महासचिव बनाए रखा और वो लगभग 20 साल तक जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस के महासचिव रहे।
डब्ल्यूसी बनर्जी के एक्टिव कांग्रेस में आने के बाद हमने आपको बताया ही था कि इसकी स्थापना के समय में व्योमेश चंद बनर्जी के अलावा वो एओ ह्यूम को कैटलाइज करने का काम जो है लॉर्ड डफरिन ने किया था। और डफरिन ने ही इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन बनाने के लिए उनको जो है सजेस्ट किया था। और एओ ह्यूम रिटायर्ड आईसीएस ऑफिसर थे जो, और ये बन जाने के बाद हमने बताया था आपको कि 1887 तक स्थिति ये हो गई थी कि एओ ह्यूम भी बाई हर्ट जो है कांग्रेस से जुड़ चुके थे। वो इंडिया के राइट्स के बारे में ब्रिटिशर्स को कहा करते थे और उनको वो अधिकार दिलाने का काम करते थे। कई जगहों पर जो है उन्होंने स्टैंड लेने की कोशिश की, और इन सब चीजों से एओ ह्यूम को भी जो है डफरिन ने आगे चल करके ये कहना शुरू कर दिया कि आप कांग्रेस से दूर रहो, ये एक सड़ा गला संगठन है, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। खैर जो भी रहा, लेकिन कांग्रेस ने कुछ परंपराएं शुरुआत से रखी। परंपरा यह थी कि सभी धर्म के लोगों को साथ में लेकर के चलने की, सभी क्षेत्र के लोगों को साथ में चलने की। इस तरह से इन्होंने सभी क्षेत्र सभी धर्म के लोगों को साथ में लेकर के चलने के लिए जो शुरुआत में आपने स्टेप शुरू किए। और यही रीजन रहा कि इसके जो अधिवेशन भी हुआ करते थे एक जगह पर नहीं थे, देश के विभिन्न हिस्सों में हुआ करते थे, अलग अलग जगह पर होते थे। और जिस क्षेत्र में इसका अधिवेशन होता था कोशिश करते थे कि उस क्षेत्र का वहां पर अध्यक्ष ना हो, अध्यक्ष किसी दूसरे क्षेत्र का चुना जाए, जिससे कि क्या कहते हैं कि वहां की पब्लिक का एक अटैचमेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ होगा। कलकत्ता अगला सेशन होता है। पहला सेशन जो है बॉम्बे में हुआ, डब्ल्यूसी बनर्जी को चेयरमैन बनाया गया। अब डब्ल्यूसी बनर्जी कलकत्ता के रहने वाले थे। एक पश्चिम में जगह जो है आप ये देखते हैं, यदि नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट इस तरफ जो है बॉम्बे आपका यहां पर पश्चिम में पड़ा, और चेयरमैन आपका कलकत्ता से अपॉइंट किया गया जो है। तो पहला सेशन जो है बॉम्बे में होता है और चेयरमैन कलकत्ता से बनाए जाते हैं। क्षेत्र को देख सकते हैं कि जब पश्चिम में हो रहा है तो पूरब का चेयरमैन बना, और बाई रिलीजन कहें तो हिंदू। दूसरा सेशन कलकत्ता में होता है। फर्स्ट आपका यहां पर होता है, सेकंड जो है कलकत्ता में हुआ। यहां पर चेयरमैन दादा भाई नेरोजी को बनाया गया। यहां पर भी देखिए दादा भाई नेरोजी जो है ये सौराष्ट्र प्रांत के रहने वाले थे, जो बॉम्बे के। इनको सेकंड सेशन में जब पूरब में अधिवेशन हुआ तो पश्चिम का अध्यक्ष बनाया गया, जब पश्चिम में हो रहा था तब पूरब का बनाया गया। और दादा भाई नेरोजी रिलीजन वाइज देखें तो पारसी थे। जो पहली बार यदि हिंदू हुआ बॉम्बे में, तो कलकत्ता में जब बनाया गया तो पारसी धर्म से संबंधित थे। तीसरा सेशन मद्रास में हुआ, और इस मद्रास के सेशन में बदरुद्दीन तैयबजी को बनाया गया। जो इनको चेयरमैन बनाया गया, जो धर्म से मुस्लिम थे। जो आप क्षेत्र से देखें, और रहने वाले जो है उत्तर के थे, जो नॉर्थ के थे। तो पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण सभी दिशाओं में जो है इसके अधिवेशन रहा करते थे, और अलग अलग धर्म के लोगों को रखा जाता था। आप और भी जान लें कि फोर्थ अधिवेशन जो है उत्तर भारत में इलाहाबाद में हुआ। इलाहाबाद जो आज का नाम इसका जो है प्रयागराज है, इस इलाहाबाद में हुआ। और यहां पर जो अध्यक्ष बनाया गया वो जॉर्ज यूले को बनाया गया, जो यूके के रहने वाले थे और बाई रिलीजन जो है ईसाई थे, जो ईसाई धर्म से संबंधित थे। मतलब हिंदुओं में भी हिंदू मुस्लिम पारसी ईसाई सभी धर्म के लोगों को जो है इस संगठन में जोड़ने की कोशिश की गई, और उसको जोड़ने के माध्यम से जो है इस ऑर्गेनाइजेशन को एकजुट करने की कोशिश की। जब पहला अधिवेशन हुआ था तो महज 72 लोगों के द्वारा जो है यह अधिवेशन चला था, और वही जो है 3-4 साल के अंदर आते आते इसमें संख्या जो है लगभग 2700-2800 के लगभग पहुंच चुकी थी। जिस तरह से कांग्रेस का जनाधार बढ़ना शुरू हुआ, कांग्रेस के जनाधार बढ़ने से जो है हमने कहा कि
ब्रिटिशर्स भी जो है थोड़ा सत्ते में आने लगे थे और उन्हें लगने लगा था कि नहीं, ये आज नहीं तो कल हमारे लिए समस्या हो सकता है। इसीलिए जो है डफरिन ने एओ ह्यूम को कहना शुरू कर दिया, ये तो सड़ा गला संगठन है, इससे दूर रहो। हाँ, ये जरूर है कि कांग्रेस के अंदर भी एक नई विचारधारा उभरने लगी थी, चाहे वो बिपिन चंद्र पाल रहे हों, चाहे वो जो है क्या कहते हैं कि अरविंद घोष रहे हों, चाहे वो आपको तिलक जी के तौर पर देखने को मिलना शुरू होते हैं। ये सभी लोग जो है एक अलग विचारधारा के थे, जो आगे चल करके हम उनको एक्सट्रीमिस्ट विचारधारा कह सकते हैं, चरमपंथी विचारधारा के तौर पर कह सकते हैं। इसीलिए कांग्रेस आगे चल करके दो हिस्सों में बट भी जाती है, लिबरल और एक्सट्रीमिस्ट के तौर पर, जो है उदारवादी और चरमपंथी, गरम दल और नरम दल के तौर पर। शुरुआती जो दौर था, हमने कहा कि उस दौर में जो है एस.एन. बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी, दादा भाई नेहरूजी, इन लोगों का दौर था। ये लोग जो है जानते थे कि अभी हमारा वो जनाधार नहीं है कि जिसके बेस पर हम ब्रिटिश सरकार के आगे जो है अपनी मांगों को इस तरह से रख सके। हाँ, ये जरूर है कि हर साल पत्र लिखा करते थे और उसमें लिखते थे गवर्नर जनरल के काउंसिल में सीटें बढ़ाई जाए, उसमें हमें अधिकार दिए जाए, बजट पर जो है क्वेश्चन पूछने का राइट दिया जाए, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन राइट किया जाए का राइट दिया जाए, अधिवेशन जो भी हो बजट वगैरह के अलावा सामान्य मुद्दे हैं उस पर भी वोटिंग राइट दिया जाए। ये सारी चीजें को मांग करते थे जो है, लेकिन ब्रिटिश सरकार इस मांग के आवेदन को चुपचाप शांति से फाड़ करके एक ठंडे बस्ते में डाल देती थी। कुछ मिलता नहीं था, मांगे जरूर उठती थी, लेकिन उसके बदले में कुछ न मिलने से जो गरम दल के नेता थे, जो है तिलक साहब वगैरह, जो है लाला लाजपत राय वगैरह, ये कहते थे कि ये कांग्रेस तो सिर्फ 3 दिन का जलसा है, 3 दिन के लिए मीटिंग होती है, गेट टुगेदर करते हैं, बस उसके बाद शांत होकर के बैठ जाते हैं। यहां तक भी कहना शुरू कर दिया कि ये तो कांग्रेस जो है सिर्फ बरसात के मेढक की तरह है, 3 दिन टर्राते हैं, उसके बाद शांत होकर के बैठ जाते हैं। हो सकता है ये गलत रहा हो उस समय, लेकिन नरम दल के नेता जानते थे कि अभी हमारा वो जनाधार नहीं है, हमारा वो लेवल नहीं है कि हम इस तरह से जा सके। लेकिन जो गरम दल के नेता थे वो कहते थे नहीं, इसके लिए हमें अपने अधिकारों के लिए लड़ना पड़ेगा। और इसीलिए जो है तिलक साहब ने आगे एक सेंटेंस बोला, क्या, स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे हम लेकर के रहेंगे। ये उनका स्लोगन हुआ। तिलक साहब ने अपने लेवल पर जो है राष्ट्र को एकजुट करने की कोशिश की और उन्होंने एक त्योहार शुरू किया। उस त्योहार का नाम था जो है शिवाजी उत्सव और गणेश उत्सव 93-95 में, 1893-1895 शिवाजी उत्सव और गणेश उत्सव जैसा त्योहार शुरू किया, जिसमें जो है महाराष्ट्र में जो है काफी उसको बढ़ चढ़ करके लोगों ने उसमें भाग लेना शुरू किया, एक इंटीग्रिटी लाने की कोशिश की, जो कि कांग्रेस के एक लीडर थे उस समय तक। इसी तरह से बिपिन चंद्र पाल ने भी जो है कलकत्ता में जो है हिंदुओं को जो है एकजुट करने के लिए उन्होंने भी कोशिश की और उन्होंने वहां पर दुर्गा पूजा और काली पूजा को पॉपुलर किया जो है, और इतना पॉपुलर किया कि वहां पर आज भी आप देखते हैं दुर्गा पूजा, काली पूजा जो है काफी जो है चर्चित वहां का त्योहार, सबसे फेमस फेस्टिवल में वही आता है। शुरुआत इन्होंने जो है बिपिन चंद्र पाल ने ही इसको पॉपुलराइज ज्यादा किया और उसके तरफ से जो है उन्होंने भी जो है हिंदुओं को एकजुट करने की कोशिश की। अरविंद घोष ने भी जो है इसी तरह से अपने लेवल पर, यह जरूर है कि वो कांग्रेस में रहते हुए उन्होंने भी कोशिश की कि हिंदू समाज को एक किया जाए। लाजपत राय जो है, लाला लाजपत राय जी ने भी जो है, ये सारे 3-4 पर्सन जो है एक गरम दल के नेता के तौर पर उभर रहे थे और जिनका यह कहना था कि कांग्रेस सिर्फ जो है पटिशन का काम ना करे, आंदोलन को आगे बढ़ाए। लेकिन जो नरम दल के नेता थे वो इस चीज के लिए जो इस समय अभी तक तैयार नहीं थे। आप ये कह सकते हैं कि इसका इंपैक्ट क्या हुआ, इंपैक्ट में कुछ हुआ। तो जो 1861 का इंडियन काउंसिल एक्ट आया था, उसमें एक गवर्नर जनरल के लिए सहायता परिषद जो होती थी, एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती थी, जिसमें 6 से 12 मेंबर होते थे, उनकी संख्या बढ़ा करके आगे जो है 1892 के एक्ट में जो है उसको बढ़ाने की कोशिश की गई या बढ़ाया गया। तो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट की कुछ तो इनिशिएटिव शुरुआत हुई। उसमें 81 से लेकर के जो है 1909 में जो है में क्या क्या हुआ, उसमें एक तो यही है इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 आया और दूसरा जो आता है मॉडल मिंटो रिफॉर्म 1909। 3-4 हम आज मेनली हमारा यही है कि 1909 तक डिस्कस करेंगे इसमें।
तो 1891 में एक इंडियन काउंसिल एक्ट आया और दूसरा जो है 1909 में आया, और 1909 का जो एक्ट था उसको मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म कहते थे। इनमें से मॉर्ले साहब उस समय सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया थे और मिंटो यहां पर वायसराय थे, गवर्नर जनरल कह सकते हैं। ये दोनों लोग भी जो है उस समय भी स्थिति अलग थी, जो है भारत सचिव कुछ भी होता था लेकिन अंतिम तौर पर जो है वायसराय को ज्यादा उसमें थे, वो रहता था क्राउन के उसमें ही जो है रिस्पॉन्सिबल उन्हीं के प्रति होता था। मेजर एक्ट जो आया इस बीच में इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, यहां पर एक्सपैंड सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, जो काउंसिल होती थी उसकी सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई, जो प्रांतों में थे या फिर जो है मद्रास बॉम्बे प्रेसिडेंसी वगैरह जो थी, और जो सेंट्रल की जो वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, इन सभी में जो है मेंबर्स की संख्या बढ़ाई गई, लेकिन किसी भी तरह का सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस या फाइनेंशियल मैटर पर जो है क्वेश्चन पूछने का अधिकार नहीं दिया गया। दूसरी चीज, इंट्रोड्यूस इनडायरेक्ट इलेक्शन। इनडायरेक्ट इलेक्शन का प्रोसेस जरूर किया गया, इंडियन मेंबर्स को जो है इनडायरेक्ट इलेक्शन के माध्यम से जो है काउंसिल में लेने की कोशिश की गई, लेकिन ये इनडायरेक्ट इलेक्शन ऐसा नहीं था जो आज आप देखते हैं। उस समय बड़ा ही लिमिटेड लोगों को अधिकार हुआ करता था, जिसमें जैसे ये निर्धारित कर दिया गया था कि जिसकी 10,000 से ज्यादा जो है टैक्स पेयर है तो वही वोट कर सकता है। तो जाहिर सी बात, उस समय की स्थिति में 10,000 के लगभग का टैक्स पेयर पर्सन का होना बहुत मुश्किल, रेयर में होता था, उनकी वोटिंग होती थी। तो मतलब जो है काउंसिल में पहुंचने वाला जो है आम साधारण आदमी नहीं बल्कि वो खास आदमी होता था। अलाउड द मेंबर टू डिस्कस द बजट, डिस्कशन था, वोटिंग राइट नहीं था। वो अभी हमने कहा सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस, ये सारी चीजें जो है पूछने का जो है उसमें अधिकार नहीं था। यहां तक तो 1892 तक रहा, लेकिन इसके बाद हुआ क्या, 1899 में एक यहां पर नए वायसराय भेजे जाते हैं, लॉर्ड कर्जन। कर्जन ने आते ही कुछ ऐसे काम किए जिसके कारण से वो ज्यादा विवादित हुए। पुलिस रिफॉर्म किया सर एंड्रयू फ्रेजर के चेयरमैनशिप में, लेकिन वो रिफॉर्म जो है कहीं ना कहीं जो है वो बायस थे। एग्रीकल्चर कमीशन बना जो है वो भी जो है क्या कहते हैं बायस रहा। इरिगेशन कमीशन बना, अकाल कमीशन बना, ये सारी चीजें उनके समय में हुआ, लेकिन उसका कोई रिजल्ट नहीं निकला। सभी के सभी जो है बायस्ड, और यहाँ की जो है रेवेन्यू सिस्टम को ठीक करना, अधिक से अधिक जो है ब्रिटिशर्स को जो है रेवेन्यू जनरेट करना, यही सारी चीजें उसके माध्यम थे। और सबसे ज्यादा जो है उन्होंने एक प्रस्ताव रखा, एक कमीशन और बनाया, या कह लें कि एक स्टेप उठाया बंगाल विभाजन का, जिसमें उन्होंने रीजन दिया क्या कि बंगाल का एरिया बहुत बड़ा है और इस एरिया के लिए जो है वहां का एडमिनिस्ट्रेशन जो है प्रॉपर तौर पर चलाने के लिए जो है दिक्कत होती है, और इसलिए होना चाहिए कि बंगाल को 2 हिस्सों में बांट देना चाहिए, पूर्वी और पश्चिमी बंगाल के तौर पर। उनकी इस बात से सहमत हुआ जा सकता है कि बंगाल का एरिया ज्यादा था, लेकिन जो डिवाइड करने की नीयत थी वो सही नहीं थी, क्योंकि उस समय बंगाल प्रेसिडेंसी के अंदर जो है उड़ीसा भी आता था, उधर असम भी आता था, काफी एरिया था। यदि वो चाहते, वास्तव में एडमिनिस्ट्रेशन ठीक करना चाहते थे, तो आसाम या उड़ीसा की तरफ उसको डिवाइड करके जो उसको छोटा करके प्रशासन को ठीक कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा ना करके वहां पर जो है रिलीजियस तौर पर उसको बांटने की कोशिश की, हिंदू और मुस्लिम बाहुल क्षेत्र को जो है बांटने की कोशिश की, जिस कारण से बंगाल विभाजन का विरोध हुआ। 1905 के लगभग जो है इसकी घोषणा हुई, और विरोध होने के बाद जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस ने वहां पर जो है स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की। रास बिहारी बोस, फिरोज शाह मेहता वगैरह जो है खास तौर पर इस समय थे, और तिलक साहब का अच्छा खासा दबाव भी था कि नहीं, अब तो स्वदेशी आंदोलन चलना ही चाहिए। 1906 का भी अधिवेशन हुआ, उसमें भी वही हुआ, स्वदेशी आंदोलन के प्रस्ताव को कांग्रेस ने पास किया, लेकिन पूरे मन से नहीं थी, गर्मपंथी जो नेता थे उनके दबाव में उन्होंने किया। 1905 में कांग्रेस ने अपने तरफ से जो है स्वदेशी आंदोलन को शुरुआत कराया था, बंगाल विभाजन के विरोध में जो है वो किया गया था। 1907 में सूरत में अधिवेशन हो रहा था, सूरत के अधिवेशन में फिर गरम दल के नेताओं ने यही कहा कि स्वदेशी को फिर से जो है बढ़ाया जाए और स्वदेशी आंदोलन को जो है फिर से शुरू करें। फिर इसी में जो है मतलब उस प्रस्ताव को फिर से कंटिन्यू रखा जाए स्वदेशी, लेकिन इस बार नरम दल के नेता जो है इस चीज के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे।
अंततः यह हुआ कि गरम दल और नरम दल के नेताओं के बीच में जो है गतिरोध की स्थिति हुई। मंच पर जो है रास बिहारी बोस और फिरोज शाह मेहता वगैरह बैठे हुए थे। किसी ने जो है पीछे से जूता उतार करके फेंक करके मारा जो है, तो वो रास बिहारी बोस और फिरोज शाह मेहता को हिट भी करता है। इससे क्या हुआ कि नरम दल के नेता जो है नाराज हो गए और उन्होंने गरम दल के नेताओं को जो है पार्टी से बाहर निकाल दिया, कांग्रेस से एक्सपेल कर दिया। उनको इससे बाहर निकाला जाना काफी जो है गलत हुआ। यहां तक कि तिलक साहब ने कहा कि सारी चीजों की एक्ट जो भी कुछ हुआ है काम, इसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूं, आपको निकालना है मुझे निकालिए, लेकिन सबके लिए ऐसा मत कीजिए, नहीं तो इससे क्या होगा कि जो आंदोलन की धारा विचारधारा जो तेज बढ़ रही है वो रुक जाएगी। लेकिन नरम दल के नेता माने नहीं, इन लोगों को निकाल दिया गया। निकालने से हुआ क्या, कांग्रेस का जो पेटिशन का भी दौर था वो भी खत्म होकर के जो वो न्यूट्रल फेज में चला गया। 1907 से लेकर के 1917 तक, जब तक गांधी जी आंदोलन में नहीं आते हैं कांग्रेस में एक्टिव तौर पर, तब तक जो है लगभग न्यूट्रल ही रही कांग्रेस। कांग्रेस की कोई ज्यादा एक्टिविटी ऐसी दिखी नहीं। हां, यह जरूर है उस समय राष्ट्रीय विचारधारा को बढ़ाने का काम जो है खास तौर पर चरमपंथी, या चरमपंथी तो ना कहें हम, क्रांतिकारी जो भी थे जो है शहीद वगैरह, उन लोगों ने जो है इसमें भाग लिया। इसी के साथ साथ जो है 1907 में जब कांग्रेस का विभाजन हो गया, जिसको सूरत विभाजन के नाम से जाना जाता है, 1908 में तिलक साहब ने अपने मराठा और केसरी इस पेपर में कुछ सरकार के अगेंस्ट में लिखा था, और सरकार विरोधी लिखे होने के कारण बस उनके अगेंस्ट में जो है मुकदमा चलता है, और मुकदमा चलने के बाद उन्हें 6 साल के लिए देश से निर्वासित कर दिया जाता है, और वो उनको यहां से निकाल करके जो है रंगून के पास में, मतलब बर्मा के मांडले जेल में उनको रखा जाता है। 1908 से लेकर के 1914 तक वो मांडले जेल में ही रहते हैं, और उसी जेल में रहते हुए उन्होंने एक किताब लिखी जिस बुक का नाम है गीता रहस्य। इसी बुक में उन्होंने यह भी चीज दिया गया है कि आर्य लोग जो है उत्तरी ध्रुव के रहने वाले थे। ये 2-3 फैक्ट्स आप ध्यान रखिएगा। 1908 में उनको भेज दिया जाता है कहां, मांडले जेल में। उसके बाद यहां पर कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट के लिए कोशिश की जाती है, और 1909 में एक एक्ट आता है मॉडले मिंटो रिफॉर्म। हमने कहा इसमें भारत सचिव और वायसराय दोनों ने मिलकर के बनाया था, इसीलिए इसको मॉडले मिंटो रिफॉर्म कहते हैं। शुरुआत यहां पर भी वही हुआ, जो चीज ब्रिटिशर्स पहले से करते आ रहे थे वही, डिवाइड एंड रूल, बांटो और राज करो। पहली बार जो है इस एक्ट में उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम फॉर मुस्लिम्स का प्रोविजन किया। मुसलमानों के लिए जो पृथक निर्वाचन प्रणाली की, उनके लिए निश्चित सीटें कर दी गई, उस सीटों पर सिर्फ मुस्लिम ही कैंडिडेट हुआ करता था, उन्हीं को प्रोविजंस किया गया। इस तरह से मुसलमानों को फिर से डिवाइड करने की कोशिश की गई। अच्छा, इस चीज का कांग्रेस भी विरोध कर रही थी, यहां तक कि मॉडले साहब भी कह रहे थे कि ऐसा मत कीजिए, जो है ये आज नहीं तो कल जो है हमारे लिए भी खतरनाक होगा, यदि ये दोनों जिस तरह से आप बांट रहे हैं और कल ये दोनों एकजुट हो गए, हमारे हरकतों को ये समझ गए और एकजुट हो गए, तो फिर जो है ब्रिटिशर्स के लिए बड़ी दिक्कत होगी। तो मिंटो जी का कहना था, मुसलमान हमारी चहेती पत्नी के समान है, उसे यह अधिकार हम देकर रहेंगे, ये स्टेटमेंट था मिंटो का। और इस तरह से 1908 में एक सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम फॉर मुस्लिम्स वो हुआ। वो चीजें ठीक है, सेंट्रल और प्रोविंशियल जो काउंसिल होती थी उसमें संख्या बढ़ा दी गई, क्वेश्चंस जो है पूछने का अधिकार दिया गया, लेकिन वीटो राइट अभी भी जो है गवर्नर जनरल के पास था। ये सारे प्रोविजंस 1909 में हुए। यहां पर इंक्रीज साइज ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल, संख्या उनकी बढ़ा देगी। इंट्रोड्यूस द सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम फॉर मुस्लिम, अलाउड द इंडियंस टू सर्व इन एग्जीक्यूटिव काउंसिल, ये सारी। सिग्निफिकेंस इसका क्या है, फर्स्ट फॉर्मल रिकॉग्निशन ऑफ द इंडियन इन लॉ मेकिंग, क्योंकि यहां से जो है इनको जो है इसमें वोटिंग वगैरह के राइट्स वगैरह दे दिए गए थे। दूसरा, इनिशिएटेड द कॉन्स्टिट्यूशनल एवोल्यूशन रदर देन द डायरेक्ट रूल। अब यहां से जो है धीरे धीरे जो है क्या कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल कह सकते हैं कि लेजिस्लेचर का जो है सिस्टम शुरू हो गया था जो, और क्रिएट पॉलिटिकल अवेयरनेस बट आल्सो कम्युनल डिवीजन। कम्युनल वही हिंदू मुस्लिम का डिवीजन को तो इन्होंने शुरुआत कर ही दिया था, ये चीज जो है ला करके सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम।
लिमिटेशन क्या है, इसकी परिसीमा क्या रही, लिमिटेशन क्या थी, नो रियल रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी की नहीं थी। हाँ ये जरूर है कि क्या कहते हैं कि इंडियंस को जो है वहां पर लाने की कोशिश की गई, लेकिन सारे के सारे जो महत्वपूर्ण मुद्दे होते थे वो ब्रिटिशर्स के हाथ में थे, चाहे वो फाइनेंस का मुद्दा हो, चाहे विदेश अफेयर की बात हो, डेवलपमेंट की बात हो, ये सारे मुद्दों पर सारी चीजें जो है किसके पास होती थी, ब्रिटिशर्स के पास। इंडियंस तो सिर्फ मुखौटे के लिए बैठाए जाते थे, जिसमें बल्कि उनकी इमेज ही खराब होती थी। कहने के लिए ब्रिटिशर्स ये भी कह देते थे कि आपका मिनिस्टर कुछ करना ही नहीं चाहता था। गवर्नर जनरल रिटेन ओवर राइडिंग पावर, उसके पास तो था ही, फ्रेंचाइजी रिमेन एक्सट्रीमली लिमिटेड। यहां तक जो है 1909 का जो है एक्ट रहा। जो ये दोनों एक्ट्स थे और कांग्रेस की इनिशियल जो है प्राइमरी फेज के हमने यहां पर डिस्कस किया है। अगली क्लास में हम आगे करेंगे। अभी आज हम 1909 पर ही इसको रोकते हैं, नेक्स्ट क्लास में।